हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, इस टाइम हम लोग पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करे थे। लगातार 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक क्लास को कंप्लीट किया है, जिसमें से 2 दिन का गैप हुआ है। यानी हमारा 25 दिन का 25 क्लास कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। औसतन हर एक क्लास में लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इन 25 दिनों में लगभग हमने आपके लिए जो पिछले 5 सालों का पेपर हुआ है 1900 से लेकर 2000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है। इतने का डाटा आ चुका है। तो इन 1900 से लेकर 2000 जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है पिछले 5 सालों का, जो चुनिंदा सवाल है उन्हीं सवालों का आज की इस क्लास में आप सभी का एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा। और कितने क्वेश्चनों का टेस्ट होगा? केवल 80 क्वेश्चनों का। और ये 2026 और पहले महीने का पहला डू और डाई पेपर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, 80 क्वेश्चन में से आज की इस क्लास में आप सभी को 52% सवाल सही करना है। वैसे तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए जो डेली क्लास हमारी सुबह 11 बजे होती है, उसमें आप सभी को केवल 50% सवाल सही करना था। लेकिन आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में आप सभी को लगभग 52 से 53% सवाल सही करना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यानी 80 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करना है। पहली बात, आपको पूरे 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे आपसे गलत हो चाहे आपसे सही हो, क्योंकि इस बार जो आप 2026 में पेपर देंगे इसमें आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं है, हटा दिया गया है। यानी आप पहले तो अपने अंदर आदत डालिए कि जितना क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम उसे पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें आए या ना आए, हमसे गलती हो चाहे हमसे सही हो, लेकिन हमें पहले तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो साथियों, आज का ये जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा और ये 2026 के पहले महीने का डू और डाई पेपर होगा, इसमें आप सभी को 45 क्वेश्चन सही करना है। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करें, जो कि टारगेट हमारा था कि जब तक कि यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट 30 जनवरी होने वाला है, यानी 2 दिन के बाद यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं, सबसे पहले जाकर वो फॉर्म को फिलअप कर दे। आप सभी को फॉर्म को फिलअप कर देना, उसके बाद पिछले पूरे 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप जो पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ है, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यदि आपने तैयार कर लिया तो आप सभी का 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा भाई, क्योंकि वहीं से सवाल आपके पेपर में उठ के आएंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है। आपके पेपर में 2 घंटे का समय रहने वाले हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ मिलेंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग 37 क्वेश्चन कहने की बात, लेकिन कई शिफ्टों में 55 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैथ क्वेश्चन कम हो जाता है, मैथ केवल भाई 16 से 17 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन भाई रीजनिंग 55 क्वेश्चन हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। यानी आप सभी को रीजनिंग के भी क्वेश्चनों को पढ़ना है। 26 जनवरी को मैंने रीजनिंग क्लास दिया था, जो कि आपके पेपर में पूछे गए सवाल थे अच्छी तरीके से। तो यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 का प्लेलिस्ट बना है, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है वो अपडेट होती है उस प्लेलिस्ट में। तो चेक किया कीजिए आप लोग प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से। तो पहले इस टेस्ट को दीजिए, 80 क्वेश्चन हल करिए, लगभग 45 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए। आप साथ ही हर एक क्वेश्चन का जवाब खुद से करेंगे, इससे आपकी तैयारी मालूम होगा और आपकी तैयारी अच्छी भी होगी भाई, ठीक है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज की सेशन यानी इस मॉडल टेस्ट पेपर से आप सभी के कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो इन्होंने शुरुआत किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जो कि शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो साथियों, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? जैसे नर्मदा नदी है, ये पश्चिम दिशा में बहती है। साबरमती नदी भी है, ये पश्चिम दिशा में बहती है, लूनी नदी है। लेकिन जो कृष्णा नदी है भाई, जो कृष्णा नदी है ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ बहती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ये पश्चिम से, ध्यान रखिएगा, पूरब की तरफ बहती है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है?
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच करती है, यानी स्पर्श करती है, तो उनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जैसे देखिए उत्तराखंड राज्य भाई, मध्य प्रदेश शामिल है, झारखंड राज्य, लेकिन उड़ीसा राज्य नहीं है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। डैश कौन सी झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, तो बताइए वो कौन सी झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो आप सभी को मालूम होगा कि चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बताएंगे आप सभी कौन सी मिट्टी है जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिए काली मिट्टी है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची में है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है? तो साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है? तो अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी? यानी उत्तर प्रदेश की किस जिले के किस शहर में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी? तो आप सभी को मालूम होगा सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है सारनाथ। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग किस शहर तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया था? जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने भाई किस शहर तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन भी किया था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद तक चले गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? यानी जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा इनमें से है? तो असम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो भाई आप सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में करें बहुत अच्छी तरीके से। जो डेली क्लास सुबह 11 बजे हो रही है उसमें तैयारी हम लोग अपना सीरीज में करें, जो भी स्टूडेंट का डाउट होता है, और प्लस डेली क्लास में आपको टारगेट भी मिल रहा है और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन गैप नहीं होगी, सुबह 11 बजे वाली क्लास, जब भी आपको टाइम मिले तब ये क्लास करिएगा, लेकिन आप नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे भाई। जो क्लास शुरू में करने में मजा आता है वो लास्ट में नहीं आता, तो इसलिए सुबह 11 बजे आप क्लास को तुरंत अटेम्प्ट किया करिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे, तो क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ठीक है, तो भाई आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। पूरे एग्जाम तक हमें इसी तरह क्लास करनी है, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, डेली क्लास में टारगेट भी पूरा कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो भाई भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है संचित निधि निकालने के लिए, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करता है? एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो देश के राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? बताइए, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी, किसने लड़ाई लड़ी थी भाई? आप बताइए। तो भाई एमए जिन्ना लड़ी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15,
मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे भाई? तो याद रखिए चगताई तुर्क थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था बताइए आप सभी? तो इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बताएंगे आप सभी। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे भाई गीत गोविंद के लेखक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो साथियों किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया था? जैसे तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई भाई 1192 में हुई थी। खानवा की लड़ाई पानीपत के जस्ट एक साल बाद हुआ था। जो खानवा की लड़ाई हुआ था वो तो 1527 में हुआ था। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। तीसरी 1761 में हुई थी। इसको ध्यान रखिए। तो भाई किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी इसके लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? बताइए कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये केरल राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो साथियों गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है इनमें से कौन सा मंदिर का है? बताएंगे आप सब। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो साथियों जो अन्नपूर्णा योजना था किस वर्ष में कार्यान्वित की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो साथियों राष्ट्रपति को पद एवं उनके गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? बताएंगे आप सभी। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्या बता सकते हैं साथी कि उपराष्ट्रपति कौन दिलवाता है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उपराष्ट्रपति के उनके पद के लिए कौन सा पद दिलवाता है? सभी बताएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है भाई? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? अब कानूनी अधिकार बन चुका है। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो ये विधिक अधिकार हो चुका है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो साथियों किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो याद रखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एक पुस्तक है ये भाई, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो किसकी है? किसने लिखा था इसको? B.S. नायपॉल ने लिखी थी। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो साथियों बताएंगे आप सभी कि जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए भाई। लखनऊ में सटा हुआ है भाई ये जो दुधवा नेशनल पार्क जहां पर स्थित है। किस जिले में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क? आप सभी बताएंगे। तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? बताएंगे आप सभी। तो केंद्रीय क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए भाई। लास्ट में अपना स्कोर आप सभी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई?
उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, किस वर्ष में? वर्ष 2004 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात कराएं, कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? जैसे संगीत ये आपका कजरी है, बिरहा है, होली है, नौटंकी है। कजरी बनारस का है क्या? आप सभी बताएंगे बिल्कुल ठीक है भाई। बिरहा तो भाई यादव परिवार लोग का एक फेमस, जो कि यूपी से ही संबंधित है भाई। ये होली ब्रज में होता है, बहुत अच्छा। नौटंकी हाथरस, ये भी आपका यूपी से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसमें साथ ही सेकेंड वाला गलत किया दिया है भाई। बिरहा कानपुर से फेमस नहीं है, ये यूपी से ही फेमस है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है भाई? तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। घड़ियाल प्रोजेक्ट की किस नदी में स्थापित है? तो साथियों, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो ये चंबल नदी पे है भाई, चंबल नामी है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ बहुत सारे घड़ियाल आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी पर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी किस डेट को, यानी किस जनवरी महीने में, किस डेट को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? बताएंगे आप सभी। तो ये 9 जनवरी को भाई प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है? तो ऋग्वेद में दिया गया भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो साथियों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पे भाई महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताइए। फोर्ट विलियम है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो साथियों, सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? बताइए। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा इनमें से कौन है? राजेंद्र थे भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? बताइए। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देवकी रानी शेरिक को किया गया था भाई पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? देखिए, अरावली है, काराकोरम है, हिंदू कुश, लेकिन कुनलुन नहीं है भाई। तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा भाई। लास्ट में स्कोर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे आप सभी, ठीक है, मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हल करिए। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी इनमें से? बताएंगे भाई। चावल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर। तो साथियों देखिए, यहां से आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पूरे 10 टेस्ट का इंतजाम कर दिया गया भाई। और यदि आप ये एग्जाम में बैठने से पहले ये टोटल 15 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो समझ यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी भाई। जैसे आपके पेपर में 38 क्वेश्चन जीके पूछेंगे तो 38 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में जीके है, 37 हिंदी है,
55 रीजनिंग है, प्लस 37 मैथ है, 38 मैथ है। इस तरह से टेस्ट तैयार किया गया है और ये मात्र भाई हमने आपके लिए 50 रुपीज का कर दिया है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको ये टेस्ट सीरीज तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल हैं। जब से आपको पहले टेस्ट से पूरे 150 क्वेश्चन तैयार नहीं हो जाएंगे, दूसरा टेस्ट आप ओपन नहीं करेंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होगा, जो कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पूरे 1500 क्वेश्चनों का ये टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो आप सभी को अपने पेपर बैठने से पहले ये पूरा नया सवाल 1500 क्वेश्चन तैयार करना है। एक भी प्रीवियस क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, वैसे तो मैं पूरा लगभग 1800 से 2000 क्वेश्चन करा ही दिया है प्रीवियस का, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा, सारा न्यू क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, देखिए अगला सवाल, यूएसए की राजधानी किस नदी किनारे स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है, जो कि किस नदी किनारे स्थित है, तो पोटोमेक नदी किनारे स्थित है जो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो साथियों, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था, तो पांचवी योजना में। पांचवी योजना कब शुरुआत हुआ था, 1974 में, जो कि 79 में समाप्त हुआ था। ठीक है, इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया कि समता का अधिकार है, बताइए। अनुच्छेद 14 में किया गया है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, बताइए। राष्ट्रपति साहब करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को, भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं। भारतीय संविधान ने जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है किस देश के संविधान से अपनाया, तो आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया, जिसे आप भाई डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट 4 में जो शामिल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। तो साथियों, जो शून्यकाल है वो किसका विवेकाधिकार होता है, बताएंगे आप सभी, तो लोकसभा स्पीकर का। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है। एन इकबाल म्यूजिक के लेखक की बात करें तो टी.एस. इलियट है भाई, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी किस डेट को, किस तारीख को मनाया जाता है, तो हर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। जैसे प्रवासी भारतीय हर 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, तो उसी प्रकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। विमुद्रीकरण का मतलब कि नोटबंदी। नोटबंदी भाई कौन कौन से साल में हुआ है। एक तो 2016 का फेमस भाई, आप सभी को डेट याद होगा, उसके बाद 1946 में हुआ था, 1978 में हुआ था, लेकिन 1999 में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। तो यही सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है, इनमें से बताएंगे आप सभी, तो धारा 66 एफ है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, बताएंगे आप सभी। टोटल भाई 943 है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहां से आप देखिए, हिंदी क्वेश्चन में हिंदी का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें, क्योंकि 74 नंबर का सवाल आपके पेपर पूछेंगे केवल एक शिफ्ट में। हिंदी के पूरे 37 के 37 क्वेश्चन आप सभी सही होना चाहिए। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे, यानी एक शब्द में बताइए, इसे क्या बोलेंगे, आद्योपांत बोलेंगे। क्या, आद्योपांत, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58, जो मापा न जा सकता हो उसके लिए एक शब्द। जो मापा न जा सकता हो उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59,
परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? बताइए, परंपरागत उक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भाई कितनी बार उपसर्ग प्रत्यय बता दिया, अब आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए कि विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आस का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति की बात कराए तो ये बहुत इजी समास भाई, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों जो अवरोध शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइए? तो अनवरोध हो जाएगा। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द अनवरोध होगा। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। जो आकाश में विचरण करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जो आकाश में विचरण करता हो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए? सॉल्व करिए। तो खेचर कहते हैं भाई, जो आकाश में विचरण करता हो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। नीता कपड़े धोती, वाक्य में क्रिया बताइए। नीता कपड़े धो रही है या धोती है, कौन सा लगेगा? तो सकर्मक क्रिया, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है भाई? बताएंगे। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? तो यौगिक शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो साथियों गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? ये तो प्रतिवाद करने का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? नीर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए, नीर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो भाई निर्भय है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जिसकी परीक्षा हो रही हो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उसे हम क्या बोलते हैं? परीक्षार्थी बोलते हैं, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? बताइए, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा लगा है? तो इसमें अपदान तत्पुरुष है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? बताइए भाई, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? बताइए, किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है भाई? जैसे कुशासन में है, वर्षात में, कपीस में, लेकिन इत्यादि किस, ये इसमें कौन संधि है? यड़ स्वर संधि भाई, यड़ संधि है इसमें, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है, तो क्या कर कौन सी क्रिया कहलाती है बताएंगे आप सभी? तो नाम धातु क्रिया कहलाती है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, तो इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है बताइए? तो विधेय विशेषण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? तो साथियों पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या बनेगा बताइए? तो फूल हो जाएगा भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके भाई, लास्ट में स्कोर करना है, प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन ऑन करना है डेली क्लास करने के लिए। तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई क्या होता है? तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग कब होता है? जब कोई तलों में छाले हो जाते हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद की बात करें यानी हमेशा एक अव्यय पद है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए,
सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? देखिए ये जो म है, ये म आधा है भाई, इसको आधा म कहते हैं। तो इस सम उपसर्ग का जो म आधा है, ये किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो भाई संवाद के रूप में। किसके रूप में? संवाद के रूप में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक कौन है भाई? याद रखिएगा, प्रेमचंद जी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति होता है भाई। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आज के इस चुनिंदा क्वेश्चनों यानी 80 क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है? चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है? तो भाई बहुब्रीहि समाज से बना है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से आज के इस टेस्ट से क्या आप सभी का 45 क्वेश्चन ठीक हुआ? ईमानदारी के साथ आप सभी बताएंगे, क्योंकि आप सभी का कमेंट हम चेक करते हुए हर एक क्लास का सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट अगर आपको नहीं चलना है, इसी प्रकार आपके लिए डेली क्लास आएगी। वो जो 1500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज उसको आपको लेना है, ओके। और वहाँ से 15 क्वेश्चन आपको तैयार करना अपने पेपर में बैठने से पहले। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के प्रति आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करिएगा भाई, ओके। उसका अच्छी तरीके से हम लोग समाधान भी करेंगे मिलकर अच्छी तरीके से। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपनी तैयारी अच्छे से रखिए डेली, ओके। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।